ये तो हाड़ मांस का गोला है आपके हाथ में दिया हुआ, उसमें संवेदना है बच्चों पे। माफ करना मुझे मुझे मेरा दिल भर आता है मेरे बच्चों की जो स्थिति हो गई है आजकल। तो हाड़ मांस का गोला दिया है आपके हाथ में, उसकी कुछ संवेदना है। हो सकता है मैंने जैसे कहा उसकी इनहेरेंट पर्सनैलिटी है, कुछ बातें हेरिडिटरी भी ले आया होगा, कुछ उसके घर की परिस्थिति के कारण भी उसका स्वभाव बना होगा। आपको मोल्ड करना है उसको, आपको उसके दिमाग में कुछ केवल ठूसना नहीं है। यू हैव टू मोल्ड हिज पर्सनैलिटी, यस, इन ए गुड वे, इन ए बेटर वे, ये करना है ना। और तो ये सब, और विषय का ज्ञान भी जो उसको देना है, वो विषय का ज्ञान भी जैसा मैंने कहा कि अक्षर पढ़ पढ़ कर विषय का ज्ञान नहीं आता है। और फिर मैंने कभी कभी मजाक होती है मगर ये वास्तविकता है कि मुंबई के किसी बच्चों को पूछा दूध कौन देता है, तो बोले भैया देता है। वो दूध वाला भैया कहते हैं, वहाँ पे वो लेके आता है दूध, तो दूध भैया देता है। दूध भैंस देती है गाय देती है मालूम ही नहीं। कई बच्चों को मैं ये पढ़ती रहती हूँ, वटवृक्ष क्या है, नहीं आपके वहाँ स्कूल में कभी पूछो ना, आपको तो मालूम होगा वटवृक्ष क्या है, देखा भी होगा कभी। हमारे बच्चों को वटवृक्ष नहीं मालूम, देखा ही नहीं कभी। ये हो सकता है आगे जाके ये होगा 2030 में, मुझे डर लग रहा है। क्या मैं कभी कभी हमारे यहाँ बोलती हूँ, मेरे थोड़ा मैं ज़्यादा बोलने जा रही हूँ, मैं हम समाप्त करूँगी, लेकिन ये मेरा दर्द है। हमारे इसमें मैं बताती हूँ क्या होता है, यही बच्चे बड़े हो करके एक मानवता, जो मैंने कहा ना, आफ्टर ऑल मनुष्य है, वो मनुष्य बनाना है ना, वो कैसे नष्ट होती है। बात बहुत छोटी कहो बड़ी कहो, मेरा अपना क्षेत्र मालवा क्षेत्र हम कहते हैं, और मुझे मालूम नहीं पंकज जी आप कभी आए, हम इंदौर में आए हो, यू आर देयर सो ही नोज बेटर। वहाँ मालवी गेहूँ बहुत प्रसिद्ध, वहाँ का सालों साल से हम बहुत मालवी गेहूँ को बड़ा ये मानते थे। धीरे धीरे ठीक है, कुछ बात ऐसी हो गई, अकाल पड़ गया हिंदुस्तान में, और हमें ज़्यादा यील्ड चाहिए था, तो ये हो गया कि थोड़ा बाहर से हम ये लेके बीज लेके आए, और हमारा गेहूँ नंबर वाला बन गया। वो आता था ना कोई PL 480 वगैरह वगैरह की, जो यील्ड ज़्यादा दे। हालांकि उस PL 480 के साथ गाजर घास भी आया, हमें ये भी समझना पड़े। खैर कुछ भी हो, हमारा मालवी गेहूँ धीरे धीरे गायब होता चला गया। कोई किसान बोले क्यों, क्योंकि मालवी गेहूँ अगर 1 किलो बीज में 40 टन मालवी गेहूँ आता है खेत में, तो दूसरे 1 किलो बीज में वही 100 टन मिलता है मुझे। क्वालिटी क्या है मत पूछो, मगर उत्पादन ज्यादा होता है, तो नंबर वाला गेहूं मेरे यहाँ हो गया। और कुछ दिनों तक हो गया कि मालवी गेहूं हम अपने लिए केवल करते थे, अब तो धीरे धीरे मालवी गेहूं जो अच्छा वजनदार, जो अच्छा पोषक चीज थी, गायब हो गया। मगर उसके साथ एक और मैं मानवीय की बात जो कह रही थी, आपको मालूम है कि ज्वार, आई डोंट नो कि ज्वार की रोटी कितने खाते हैं दिल्ली वासी, मगर हमारी उसमें ज्वार बहुत महत्वपूर्ण चीज, और ज्वार भी धीरे धीरे कम शुरू हो गई। तो मैं तो ग्रामीण में जाती हूँ, मैंने जैसे कहा मैं शिक्षक भी हूँ और पॉलिटिशियन नहीं हूँ, इसलिए कई सारी चीज़ें देख के प्रश्न पूछती जाती हूँ। मैंने कहा क्यों रे आजकल ज्वार वगैरह नहीं ये करते क्या? बोले नहीं ताई ज्वार नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले बहुत कम हो गई, पहले हम अपने लिए करते, क्योंकि देख लो ज्वार का जो ये रहता है उस पर पक्षी बहुत आते हैं, गेहूं के ऊपर इसके नहीं आते, बाकी किसी पर नहीं आते, ज्वार पर आते हैं। अब ये निरीक्षण है। तो मैंने कहा आए तो आए, नहीं सब पक्षी खा जाते हैं। मैंने कहा खाने दो ना थोड़ा सा। नहीं, बोले ज्यादा लोग ज्वार बोते थे तब ठीक था, हम गोफन मार के भगाते भी थे उनको, सब कुछ करते थे, कुछ बच जाता था। बट बाद में शुरू ये हो गया, जैसे मैं अकेला अगर ज्वार बोलूं थोड़ी सी, तो वो तो सब पक्षी खा जाएंगे, मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मैंने कहा अरे एक आध दिन पक्षियों के लिए ही ज्वार बो देना, क्या हर्ज है। हमारी अहिल्याबाई होलकर तो पक्षियों के लिए खेत के खेत छोड़ती थी, पक्षी भी कहाँ जिएंगे। मगर अब ये इसलिए तुम ज्वार बोना ही बंद कर दिया। तो मैंने कहा ऐसा करोगे क्या कि आने वाली पीढ़ी को ज्वार क्या है फिर बचा के रखो, 4 दाने बोतल में बंद करके दिखाएंगे कि ये ज्वार हुआ करती थी,
जैसा डायनासोर दिखाओगे वैसे ज्वार दिखा दो, इट मे हैपन। क्योंकि अंदर की मानवता भी चली जा रही है, क्योंकि यील्ड ज्यादा लेना, तो हमारा ओरिजिनल गेहूं जो अच्छा था वो बंद हो गया। अब यील्ड लेने में बाजार में जिसकी कीमत, वो चीज हम बनाने लगे कि इसको बाजार में, मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूं, मगर इससे मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं मेरे अंदर का मनुष्य तो नहीं मर रहा है। मैं किसी की नहीं सोच रही हूं, केवल मेरी अपनी सोच मेरे अपने लिए क्या, मगर सृष्टि में मैं अकेला या मैं अकेली तो नहीं हूं, पूरी सृष्टि को साथ में लेके चलना है। मगर इसके लिए पहले मैं अपने 4 साथियों को तो साथ में ले जाने की सोचूं, वो मुझे स्कूल भी सीखना है। मैं ये बात आपको नहीं बोल रही हूँ कि किसानों को क्या पढ़ाना है, बट इट शुड स्टार्ट। तो इसलिए आपके हाथ में जो हमने दिया, मैं कहना चाहती थी, क्योंकि आजकल ये जो मार्क्स कमाने की मशीन से क्या, मेरा ज्ञान में आजकल बढ़ोतरी। अभी एक स्कूल के प्रिंसिपल्स ने मुझे, जैसा आज आपने बुलाया, मेरे क्षेत्र में उन्होंने कहा ताई कुछ समस्या है एजुकेशन पॉलिसी पे, हमने कुछ विचार किया है। 100 के करीब प्रिंसिपल एकत्र बैठे थे और हमने कुछ एक पॉलिसी को डॉक्यूमेंट बनाया है, हम आपको देना चाहते हैं ताकि आप उसको आगे भी बढ़ाओ, आप उस पर विचार करो। लोग सोचते हैं कि ये विचार करती है, पॉलिटिशियन होने के बाद भी तो लोग मुझे बुलाते हैं। तो मैंने कहा कि 100 टीचर्स के साथ तो मेरा, या 100 प्रिंसिपल के साथ तो डायलॉग नहीं होता, अब 20-25 प्रमुख लोग आ जाओ तो मैं उनसे कुछ डायलॉग कर पाऊंगी। एक बैठक कर ली हमने, बाकी सब बातें हो गई, मगर मेरे को एक ज्ञान जो वास्तव में नहीं, क्योंकि अब मेरे बेटे तो पढ़ के बड़े हो गए, पोता पोती पे इतना तो नहीं ध्यान उनके पिता दे देंगे, मेरे लिए एक ज्ञान ऐसा बढ़ गया, नाउ देयर आर डमी स्कूल्स। और फिर दूसरी एक बात मालूम पड़ी कि स्टूडेंट्स फ्रेंडली स्कूल। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट्स फ्रेंडली तो होना ही चाहिए ना स्कूल को। तो बोले ऐसा नहीं है, दीज आर समथिंग डिफरेंट। क्या डिफरेंट? तो आप हमारे स्कूल में एडमिशन ले लो, अच्छी खासी फीस भर दो, एक क्लास में एडमिशन के चार्ट पे 80-80 बच्चे, स्कूल में नहीं आओ तो चलेगा, फी लग जाएगी, परीक्षा में बैठो, वो जो प्रैक्टिकल्स है वो देने स्कूल में आ जाओ, और बाकी हमसे रिलेटेड कोचिंग क्लास है उसमें जाके पढ़ो। और दैट्स व्हाई दे आर डमी स्कूल। और स्टूडेंट्स फ्रेंडली यानी क्या? तो ये फ्रेंडली कि स्कूल में नहीं हो तो चलेगा, कोचिंग क्लास में। और मैं आपको बताऊं, हमारे इंदौर में अभी 1-2 आत्महत्या हुई कि ऐसे ही किसी स्कूल में एडमिशन तो है, मगर बच्चा पढ़ने गया कोटा के किसी कोचिंग क्लास में, अगर वहाँ फेल हो गया तो फिर आत्महत्या हो गई। क्या क्या चल रहा है ये पब्लिक स्कूलों में? माफ करना, इस पर भी सोचो कभी कि व्हाट इज पब्लिक स्कूल आफ्टर ऑल। मेरे ज़माने में पब्लिक स्कूल का अर्थ होता था कि जो पब्लिक के फंड पे चलती है, पब्लिक आपको फीस देती हो, पब्लिक आपको मदद करती हो, एजुकेशन सोसाइटी। हम तो लोकमान्य तिलक जी की बात सुनते हैं कि उन्होंने बच्चों को अपना ज्ञान देने के लिए कि अंग्रेजी स्कूल में मत जाओ, हमारा राष्ट्रीय कोई स्कूल होना चाहिए। खुद के सिर पे टाइपराइटर लेकर के कमरे में गए, कमरे को पहले अच्छा खासा पोछा लगाया, सब साफ सुफ किया और स्कूल चालू किया। ये कल्पना से है ये स्कूल, पब्लिक स्कूल इज दैट। हम थोड़ा सा इस पर हम थोड़ा सा सीखें, समझें, मुझे ऐसा मेरा विश्वास है। और एक बात और मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट की तो नीति है, मैं कोई गवर्नमेंट को मदद करो नहीं करने के लिए आई हूँ, मगर कई बार ऐसा होता है कि आजकल आपको बोझ लगता है कि गवर्नमेंट की जो नीति है कि आपके इसमें ऐसे अंडर प्रिविलेज इतने बच्चे होना ही चाहिए। यस, आपकी कई दलीलें हैं, मैंने सुनी है, लेकिन या तो फिर कुछ ऐसा सोचो कि ऐसे जो स्कूल है, क्या हम एक स्कूल गोद ले सकते हैं, चलो हम ये चलाएंगे, इट कैन बी ऑल्सो, देर इज समथिंग लाइक दैट। मगर अंडर प्रिविलेज बच्चे जो है, जो नहीं अफोर्ड, मैंने जो अफोर्डेबल एजुकेशन कहा, नहीं जा सकते हैं, नहीं कर सकते, उनमें बुद्धि नहीं होती, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे मैं महिलाओं के लिए बोलती हूँ कि भगवान ने जब बुद्धि बांटी तो कोई अकेले पुरुषों को नहीं बांटी, उन्होंने सबको बांटी है। मगर लाइक दैट है, हर एक में कुछ अलग अलग ये है, मगर उनकी पहुंच नहीं है, एक्सेसिबिलिटी जो कही।
तो पब्लिक स्कूल हम क्या कर सकते हैं, और स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करते हुए हम ये जो स्कूलों की एक ही बात ध्यान में रखते हुए कि हम रोबोट नहीं बनाना है, हम मानव बनाना है, मनुष्य बनाना है हमारे स्कूल में। ये एक बात हम थोड़ी सी ध्यान हम अगर रखें तो मुझे लगता है कि ये बात ज़्यादा अच्छी जाएगी कि हम मशीन से डील नहीं कर रहे हैं, हम हार्ड मास के गोले से, जिसमें संवेदना है मगर जिसको और संवेदनशील बनाना है, जो समाज का कल प्रतिनिधि बनने वाला है, ये जा करके आपका आगे का सिटीजन है, ये हमारा फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर है। हम तो बोलते हैं ना बुढ़ापे की लाठी है, वहाँ तक तो ठीक है, मगर ये पूरे राष्ट्र का फ्यूचर है। हम क्या करना चाहते हैं, तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि ये जो फ्यूचर बनाने में हम में से कोई त्रुटि नहीं हो जाए। हम इसको जितना बना सकते हैं, मनुष्य, संवेदनशील मनुष्य, एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा व्यक्तिमत्व उसको देने की, और उसकी जो इनहेरेंट क्वालिटीज़ है, गलत छोड़ करके अच्छी क्वालिटीज़ है, उसको जगाते हुए हम ये कैसा कर सकते हैं, इन पर अगर हम ज़्यादा सोच रखें, आपके इनोवेशन पॉलिसी पे जो भी आप सोचोगे और दूसरों को भी आप वो दे सकते हैं कि यस वी हैव थिंक अबाउट इट, इसको लागू कर सकते हैं, हम लागू करेंगे, आप लागू करो। इस तरीके से कुछ सार्थक चर्चा ज़रूर आप आपके ये सेमिनार में करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। थैंक यू।